हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। इस पॉलिटी की सीरीज़ में हम लोग 2 क्लास ले चुके हैं। तीसरी क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग भारतीय नागरिकता जो है सिटीजनशिप उसके कानून को देखेंगे। उसके बाद जो है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी देखेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी देखेंगे। फोकस ये रहेगा कि जो ग्रुप जो वनडे एग्जाम्स आते हैं आपके सामने, उसकी सारी जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो को देखने के माध्यम से देखने के बाद आप आसानी से उसको कर ले जाएं। ठीक है, कोई बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि आपको दिक्कत हो और समझने में दिक्कत हो। चीज़ों को, लैंग्वेज को मैं आसान रखूंगा और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो एग्जाम में आते हैं वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं हाईलाइट करता चलूंगा। और मेरे ख्याल से इस वीडियो को देखने के बाद इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा जो आपके माध्यम से ना किया जा सके एग्जाम में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला पार्ट क्या है? भारतीय नागरिकता, सिटीजनशिप। छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? भारतीय संविधान में नागरिकता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि नागरिक कौन है, अब इस चीज को परिभाषित किया ही नहीं गया है। कहीं भी इस चीज की डेफिनेशन नहीं है कि आपका जन्म से के हिसाब से आप नागरिक हैं। अलग अलग तरीके से नागरिकता पाने का एक कट ऑफ डेट है। इससे पहले अगर आप भारत में जन्मे हैं 1947 से पहले अगर आप जन्मे हैं तो आप भारत के नागरिक बताए जाएंगे। इस तरीके से कई और नियम कानून के माध्यम से डिफाइन किया गया नागरिकता है क्या। नागरिकता को उसके डेफिनेशन को कहीं नहीं बताया गया है भारत के संविधान में। जो नागरिकता का जो कानून है वो संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं उसमें बताया गया है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है सीधे सीधे कि भारतीय नागरिकता के जो कानून है वो किस भाग में बताए गए हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आप आंसर लिख देंगे सीधे भाग 2 में ये बताया गया है। एकल नागरिकता प्रदान करता है। एकल नागरिकता मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार कहीं के भी हैं, आप भारतवासी ही कहलाएंगे। इसके विपरीत अमेरिका में जैसे कि 50 अलग अलग राज्यों का गढ़ है अमेरिका, उसमें 2 नागरिकता होती है। एक नागरिकता आपके जो राज्य है वो देती है और एक जो आपका केंद्र सरकार है वो देखती है। लेकिन भारत सरकार ने जो है सिर्फ एक नागरिकता प्रदान करती है। इसमें राज्यों के लिए पृथक नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नागरिकता से संबंधित विषयों पर विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद के पास में है। राज्य सरकार चाहे तो नागरिकता से संबंधित कोई भी संबंधित कानून पास नहीं कर सकती है। कोई भी केंद्र सरकार ही के पास सिर्फ पावर है कि वो इस तरीके की शक्तियों का अपना इस्तेमाल करके संसद के माध्यम से ही नागरिकता के ऊपर कानून बनाए। याद कीजिए आप, CAA NRC जो नागरिकता संबंधी कानून है वो पास किया गया है आपके संसद से, आपके राज्य सरकार से उसका कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंध के नियमों के लिए संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया है। ठीक है, तो जैसे कहा गया कि संविधान में नागरिकता को डिफाइन नहीं किया गया है, इसका एक विस्तृत जो है परिभाषा नहीं दी गई है। इसीलिए भारतीय नागरिकता अधिनियम एक कानून पास किया गया। कब पास किया गया? 1955 में। इसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि आप नागरिकता कैसे पा सकते हैं, कैसे खो सकते हैं। मान लीजिए आप किसी और देश में जाके वहां की नागरिकता ले लो तो आपकी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है, क्योंकि इंडियन जो सिटीजनशिप है वो डुअल सिटीजनशिप नहीं है। 2 देशों की नागरिकता आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। और नागरिकता पाने का और क्या तरीका? नागरिकता पाने का तरीका नेचुरलाइजेशन। मान लीजिए भारत जाके किसी और देश के ऊपर हमला करके उसको अपने अंदर कंट्रोल में ले ले तो वहां के जितने लोग हैं वो भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। या सिटीजनशिप बाई बर्थ है, जैसे कि मान लीजिए आप भारत की टेरिटरी में ही आपका जन्म होता है तो आप भारत के नागरिक ऑटोमेटिकली कहलाएंगे। उसके अलावा माँ और बाप और दादा के बेस के ऊपर भी आपका होता है। अगर आपके माँ बाप दोनों भारत के हैं तो आप ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक बन जाएंगे। इस तरीके से कई और प्रावधान है किस तरीके से नागरिकता खोई जा सकती है, इसका भी कानून है। जो ये कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम में बताया गया है। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपके एग्जाम में आवश्यकता यही पड़ती है कि कौन सा अनुभाग है, कौन सा भाग है और कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकता के से संबंधित है। भारतीय नागरिकता को
या जन्म से लिया जा सकता है। जन्म यानी कि अगर आपका भारत में जन्म होता है और आपके माँ बाप भी जो है यहीं के हैं तो आपको जन्म से बाई बर्थ होता है। तो नागरिकता रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी होती है। पंजीकरण, कोई विदेश का आदमी आता है और यहाँ पे रहता है करीब 7 साल तक अगर रहता है और फिर भारत सरकार को अपील करता है कि भैया अब हमको आप नागरिक यहाँ का बना लीजिए, तो भारत उसको नागरिक बना सकता है। यह उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ। उत्तराधिकार से प्राप्त का मतलब क्या होता है कि आपके माता पिता अगर जो है भारतीय हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो भी भारतीय कहलाएंगे, तो इसको कहते हैं उत्तराधिकार से प्राप्त की हुई नागरिकता। भारतीय नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो नागरिकता से डील करता है, तो इसका जवाब है कि जो आपका गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, वो इस तरीके की कानून बनाता है। और आपको जैसे कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 को आपने पढ़ा, तो वो कहाँ से बनती है नागरिकता? वो नागरिकता वो कौन सा मंत्रालय हैंडल करता है? वो मंत्रालय हैंडल करता है आपका होम मिनिस्टर। अनुच्छेद 10 के तहत किसी भी नागरिक से नागरिकता वापस ले सकती है अगर उसके विश्वास हो कि किस किस बेस के ऊपर नागरिकता को वापस लिया जा सकता है कि अगर नागरिकता को झूठे और गलत सबूत पेश करके लिया गया है, भारत के संविधान के प्रति आप वफादार नहीं हैं, अगर ये चीज साबित हो जाती है तो आपकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। अगर वह दुश्मन देश के साथ लड़ाई के समय कोई नाता रखता है, जैसे मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की कोई लड़ाई हो जाती है और भारतीय कोई नागरिक है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत की इच्छा के विरुद्ध, या कोई यहाँ से जो है सेंसिटिव सिक्रेटिव डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रहा है, तो उसकी नागरिकता को खत्म कर दिया जा सकता है। अगर वह लगातार 7 वर्षों से अधिक समय से देश के बाहर रह रहा हो, अगर कोई आदमी विदेश जाके 7 वर्ष से ज़्यादा बिता देता है भारत सरकार के बिना, मंजूरी के बिना, तो उसकी नागरिकता को वापस लिया जा सकता है। अगर वह नागरिक पंजीकरण कराने के समय के 5 वर्ष के भीतर 2 या 2 से अधिक वर्ष के लिए जेल में रहा हो, यानी कि आपको भारत सरकार नागरिक बना देती है, नागरिकता दे देती है, लेकिन आप कोई जाके क्राइम कर देते हैं, क्राइम में सजा जो है 2 या 2 से साल से ज़्यादा की है, तो आपकी नागरिकता वहीं पे समाप्त हो जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, जिससे मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था कि दोहरी नागरिकता होती क्या है। एक जो केंद्र सरकार देती है वो एक नागरिकता होती है, एक दूसरी जो नागरिकता होती है वो राज्य सरकार के माध्यम से मिलती है। आइए दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो हम लोग देख लेंगे। तो कौन सा सेक्शन है? फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंदर में हम लोग सबसे मेन चीज क्या है देखेंगे, कौन से भाग में कौन सा मौलिक तो देखिए भाग 1 जो है, भाग 1 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 1 से 4 तक जो अनुच्छेद हैं, जो इंडिया दैट इज भारत, जो भारत की क्षेत्र, भारत की सीमा के बारे में जिक्र करता है, तो वो आर्टिकल्स कहाँ से हैं? 1 से 4 तक के आर्टिकल जो हैं वो भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक चलता है। भाग 3 जो है इंपॉर्टेंट है, वो है मौलिक अधिकार। तो सवाल पूछता है कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के कौन से भाग में बताए गए हैं? तो आपका आंसर होगा कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 के अंतर्गत बताए गए हैं। परिभाषा है, पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाती है। तो इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग तरीके की परिभाषाएं दी गई हैं कि सरकार का क्या मतलब है, राज्य सरकार का क्या मतलब है, ट्रीटी किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, संघ किसको कहते हैं, स्टेट किसको कहते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि कहा गया कि जो है आपके बात करने का अधिकार जो है, बोलने का अधिकार जो है, वो राज्य नहीं ले सकता है। तो राज्य क्या क्या हुआ, स्टेट क्या हुआ? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में आई? तो क्या पंचायती राज की जो गवर्नमेंट है वो स्टेट में आई? तो बिल्कुल भी वो स्टेट में आई। इस तरीके की जो डेफिनेशंस हैं वो अनुच्छेद 12 में बताई गई हैं। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया है? मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अनादर करने वाले कानून। ऐसे कानून का क्या होगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या उनके असंगत हैं, यानी कि उसको फेवर नहीं करते हैं। सीधी सी बात है, वो कानून नल एंड वॉइड हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको कहते हैं इट्स अ कंप्लीट राइट, इट्स नॉट अ शेडेड राइट या इट्स नॉट अ पार्शियल राइट, इट्स अ कंप्लीट राइट। आपके पास पूरा अधिकार मिला है, आधा तिहाई अधिकार नहीं मिला है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अधिकार है, कानून के
सामने। कानून के सामने समानता का अधिकार की बात क्या होती है, यानी कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, आपके पास धन है, निर्धन है, आप महिला हैं, पुरुष हैं, आपका कोई भी रंग, जाति, समाज से बात बिलोंग करते हैं, आप कानून के नज़र में बराबर हैं। एक चीज़ ये होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो तरीके की इक्वालिटी की बात संविधान जो है आर्टिकल 14 करता है, तो सभी लोग कानून के सामने बराबर हैं। दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का संरक्षण सभी को बराबर मिलेगा। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के लिए जो कानून का संरक्षण है वही संरक्षण आपके लिए भी है। अगर मान लीजिए उनकी जान का खतरा है तो उनको जो संरक्षण सरकार देगी वह आपकी जान का जो खतरा है वही संरक्षण आपको देगी, क्योंकि कानून के सामने कानून की जो रक्षा है वो, जैसे कि जो लैंड का मान लीजिए कोई नियम है, जमीन का नियम है, जमीन का नियम एक बड़े जमींदार के लिए भी वही है और छोटे जमींदार के लिए भी वही है और भूमिहीन किसान के लिए भी वही है। सबको बराबर का कानूनी संरक्षण मिलेगा, तो ये होती है कानून के समानता। कानून की समानता मैं फिर से रिपीट कर दूं, दो चीज होती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि सभी लोग बिना किसी भेदभाव, रंग, जाति और समुदाय के वर्गीकरण के बिना सभी लोग संविधान के सामने बराबर माने गए हैं। दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दो तरीके की बातें होती है आर्टिकल 14 में। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मैंने आपको वही एग्जांपल बताया, चाहे मुकेश अंबानी के ऊपर जान का खतरा बने या आपके ऊपर जान का खतरा बने, संविधान का कानून जो है सबके लिए सेम प्रोटेक्शन देगा। अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि तमाम आप इतिहास, मानव इतिहास को उठा के देखिएगा तो महिलाओं को तो पहली बात वोटिंग राइट ही नहीं था, काफ़ी समय तक महिलाओं के पास वोटिंग राइट नहीं था। लेकिन आर्टिकल 15 क्या कहता है कि आपके लिंग के बेस के ऊपर, आप महिला है, पुरुष है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। धर्म के आधार के ऊपर, आप चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख हैं या ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन है, कोई भी धर्म के आप हैं, तो आपके ऊपर, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश का मतलब क्या होता है, आपका वंश कोई भी हो, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के वंश के हों या आप एक आम आदमी, एक नॉर्मल मेरे जैसे एक कोई साधारण आदमी के वंश के हों, आपके साथ भेदभाव नहीं होने वाला है। आपको संविधान का बराबर का अधिकार दिया जाएगा। आप ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है या मुसलमान है या कोई भी जाति के हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। अगर सार्वजनिक रोजगार निकला है, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी निकली है, तो सरकारी नौकरी में सबको समानता का अधिकार मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, 16(4) की बात हो जाती है। आर्टिकल 16 के अंदर सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या कहता है कि अगर आप जो है गरीब वर्ग से जो जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिजर्वेशन मिल जाएगा। बात तो यहाँ से चालू हुई थी। मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा था क्या था कि सार्वजनिक रोजगार में, जैसे क्या था, अंग्रेजों ने जब आए, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने के लिए आए, ठीक है, या और उससे और पहले की बात अगर कर लिया जाए तो क्या है, पहले जो है कोतवाल है, नगर का दरोगा है, वो कोई ऊंची जाति वालों को ही बनाया जाता था। क्यों? और बाकी को कहते थे कि आपको बराबर का अधिकार नहीं है, आप नहीं बन सकते हो। अंग्रेज आए तो उन्होंने कहा भैया देखो, कलेक्टर कौन बनेगा, जो अंग्रेज आएगा, बाहर से, विदेश से आएगा, उसी को हम कलेक्टर बनाएंगे, लोकल आदमी को हम कलेक्टर नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें हम लोग ने बहुत एक लंबे समय तक इस चीज को ऑब्जर्व किया। तो जब संविधान बना तो हम लोग इस चीज से ऊब गए थे कि यार कोई भी पोस्ट किसी भी जाति, समाज, समुदाय के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर क्षमता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, तो सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। तो यानी कोतवाल की भी नौकरी अगर निकलती है तो उसमें एक ब्राह्मण का बच्चा हो या ठाकुर का बच्चा हो, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य समाज का हो या शूद्र समाज का हो, या कोई एक मुसलमान समाज का बच्चा हो या सिख समाज का बच्चा हो, सबको बराबर का अवसर मिलेगा। लेकिन उसके बाद फिर बाद में आ गया कि बहुत ढेर सारे ऐसे समाज हैं जिनको सालों साल वंचित रखा गया है इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज से, तो उनको थोड़ा सा जो है सपोर्ट देना चाहिए। यहां से रिजर्वेशन की बात आई, थोड़े से सपोर्ट की बात आई, ठीक है। अब क्या है
अब जाके मामला ये हो गया कि वो जो बैसाखी की बात हुई कि हल्का सा बैसाखी पकड़ा के चला दो क्योंकि टांगे कमजोर हैं, थोड़ी दूर जाके बैसाखी छोड़ देगा। लेकिन कुछ समुदायों को बैसाखी की ऐसी आदत पड़ी कि उन्होंने टांगों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और पूरी तरीके से बैसाखी पे निर्भर हो गए हैं। ये जो आपका रिजर्वेशन है, इसकी कहानी आप इस तरीके से मान सकते हैं। फिर मंडल की राजनीति आई, 1990 का दौर आया, ओबीसी को जो है रिजर्वेशन मिल गया और रिजर्वेशन जो है हमारी नसों और रगों और डीएनए में, भारत के संविधान के डीएनए में इतना अंदर गहरा कर गया है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, नेता को वोट चाहिए, वोट समुदाय करता है, समुदाय वाले इकट्ठा होते हैं, वो बार्गेनिंग करते हैं कि भैया आप हमको जो है रिजर्वेशन दे दो, हम आपको वोट दे देंगे। तो इसको ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र का ये काला अध्याय है, ये काला अध्याय है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये चीज। जो चीज हम लोग देखते हैं ना कि एक समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा हो गए, उन्होंने कहा कि भैया हम आपको वोट दे देंगे, आप हमको रिजर्वेशन दे देना, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं फॉल बैक है। लेकिन क्या किया जा सकता है तो है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का उन्मूलन। अस्पष्टता यानी अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो है, उन्होंने जो खुद एक पिछड़े समाज से आते थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का अस्पष्टता यानी अनटचेबिलिटी का सामना करना पड़ा, जबकि बहुत ही महान जानकार थे। लेकिन वो जब इतना त्रस्त हो गए तो उन्होंने इस चीज़ को संविधान में ही लिख दिया कि अनुच्छेद 17 के अंदर में कि ऐसा है, अनटचेबिलिटी जो है एक बहुत बड़ा कानूनी जुर्म है, अपराध है और ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा हो गया। यानी कि कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो अनटचेबिलिटी को ओके कर दे, प्रमोट कर दे। सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती है कि आप इस समुदाय के हो तो आपको सार्वजनिक स्थान पर जाना मना है, पब्लिक पार्क में जो बेंच लगी हुई है उसके ऊपर अछूत समाज के लोगों को बैठना मना है। इस चीज को नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये अनुच्छेद 17 जो है इसकी अनुमति आपको नहीं देता है। देखो राजा महाराजा थे तो वो कहीं ना कहीं दबे मन से ही सही, ना भी चाह रहे हो, लेकिन समाज के प्रेशर के अंडर में अछूतता को, अनटचेबिलिटी को प्रमोट करते थे। लेकिन जब से ये आ गया, क्या कहते हैं, संविधान आ गया और संविधान का अनुच्छेद 17 में साफ साफ इस चीज को लिखा गया कि भले ग्राउंड लेवल के ऊपर आप प्रमोट करो, लेकिन अगर कानून की नजर पड़ गई तो आप जो है कानूनी तौर पे गलत कर रहे हैं और आपको इसका सामना खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा निश्चित तौर पे। अनुच्छेद 18 उपलब्धियों का उन्मूलन। क्या है? अबोलिशन ऑफ टाइटल। जहां जहां जरूरत पड़ती जाएगी मैं अंग्रेजी में भी चीजों की व्याख्या आपके लिए, आपके फेवर में करता जाऊंगा। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि किसी भी तरीके के टाइटल है, जैसे कि क्या होते थे एक समय पे, राजा होते थे, महाराजा होते थे, या जो है सर का उपाधि दे दी जाती थी, तो इस तरीके की उपाधियां देना गलत है। इस तरीके की उपाधियों को जो है बिल्कुल ही रोक दिया गया था, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बना दिया गया था कि कोई भी जो है जैसे क्या है ना, महाराज के नाम से किसी को जाना जाता था, या किसी को जमींदार साहब के नाम से एक टाइटल दिया जाता था, या राय एक टाइटल था राय साहब, तो राय का टाइटल दिया जाता। तो इस तरीके के कोई भी जो है वो खत्म कर दिएगा। यहाँ तक कि जो आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि जो नोबेल प्राइज वगैरह है, तो इसको भी एज ए टाइटल नहीं माना जा सकता है कि आपके नाम के साथ एक टाइटल जुड़ गया। आपकी उपलब्धि मानी जा सकती है, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आपके नाम के साथ कहीं भी लिखा जाए तो आपकी मार्कशीट को चेंज करके पद्मश्री फला फला लिख दिया जाए, या भारत रत्न के साथ आपको हमेशा संबोधित किया जाए, तो संबोधन नहीं है। तो इस चीज का बाद में कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि जो भारत रत्न किसी को दिया जा रहा है तो ये टाइटल नहीं है, ये आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है देश के प्रति, उसको समझना और सराहने की बात है, ना कि आपको बाकी जनता से ऊपर कर दिया जाता है। क्योंकि ऊपर हम लोग ने देख लिया आर्टिकल 14 भी है, तो आर्टिकल 14 कहता है कि सब लोग कानून की नजर में बराबर है, तो टाइटल कैसे रख लोगे भाई? कोई आपके पास कोई टाइटल नहीं हो सकता है। आप सभी, क्योंकि हम सब लोग भारतीय नागरिक हैं, और भारतीय नागरिक थ्योरेटिकली ही कह लीजिए, किताबों में ही कह लीजिए, लेकिन सब लोग एक समान हैं। यही चीज को कहते हैं कि कानून कितना खूबसूरत हम लोग का संविधान जो है, दुनिया की सबसे खूबसूरत बुक की अगर लिस्ट बनाई जाए तो मेरे ख्याल से संविधान टॉप
3 में आएगी कहीं ना कहीं, टॉप 3 या टॉप 5 में इसका स्थान जरूर होगा, क्योंकि ये जो हमारा संविधान है ये मानवता के ऊपर है, ये इंसानियत के बेस के ऊपर है। इसकी जो फिलॉसफी है वो ह्यूमनिज्म की फिलॉसफी है, क्योंकि इंसानियत ये कहती है कि सभी इंसान बराबर हैं, कोई ना स्पेशल है और ना कोई कम जो है कमतर है किसी से, सभी लोग समान है। इसी फिलॉसफी का जो है एक्सटेंशन है हमारा संविधान। अगला जो सेक्शन है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 19 जो है वो आपके फ्रीडम है, आज़ादी है। आज़ादी किस तरीके की है? आज़ादी कुछ तरीके की मैं बता देता हूँ। बेसिकली कानून 7 तरीके की आज़ादी देता था, उसके बाद 6 तरीके की आज़ादी को रिकॉग्निशन हुआ, एक को हटा दिया गया था। कौन कौन सी है? कोऑपरेटिव्स बनाना, कॉपरेशन करना, लोगों का संगठन बनाना, इसकी आपको आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। अपनी बात को कहना, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये जो है आर्टिकल 19 आपको देता है। और क्या है? आप प्रोफेशन जो सा चाहें वो सा आप फॉलो कर सकते हैं। और कौन सा है? आप पूरे भारत देश में मूवमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आप केरला चाहे, कर्नाटक चाहे, या कोई राजस्थान चाहे, महाराष्ट्र चाहे, कहीं भी जाके आप घूम सकते हैं, वहाँ कॉपरेशन बना सकते हैं, वहाँ आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि हमारा राज्य देश जो है एक लोकतंत्र वो है, व्यवस्था है। आपको बोलने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी से ही राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू आरटीआई की जो आप बात करते हैं, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो जब कोर्ट ने ये कहा कि भैया आपको बोलने के लिए तो इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए, आप कोई चीज़ अगर बोलना चाहते हो, आप सरकार के विरोध में या पक्ष में बोलना चाहते हो, तो आपको सरकार से इंफॉर्मेशन चाहिए। सरकार जब बताएगी तभी तो आप बोल सकते हो। किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मुद्दे पर अगर आपको बोलना है तो आपको इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो रूट है, रूट कनेक्शन जो है, वो आर्टिकल 19 से है। आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आप अपनी अभिव्यक्ति को बनाना, बोलने की आज़ादी कहाँ से आती है? जब आपके पास इंफॉर्मेशन की आज़ादी है। ठीक है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधियों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है कि जब तक आप अपराधी नहीं घोषित किए गए हैं तब तक आप अपराधी नहीं हैं। यानी कि कोई कोर्ट आपको अपराधी अगर जब तक नहीं घोषित कर देता है तब तक आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। और आपके तमाम अधिकार हैं, जैसे कि 24 घंटे के अंदर आपको अगर पुलिस पकड़ लेती है तो किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उसको है ही है। इसीलिए पुलिस कई बार ये काम करती है कि आपको पकड़ के जेल में तो बैठा लेंगी या बेंच पर बैठा लेते हैं। मतलब अगर आपके साथ कभी कुछ इस तरीके का घटना हुआ तो आपको पता ही होगा कि ले जाते हैं, बेंच पे बैठा देते हैं और कहते हैं कहीं जाना नहीं। लेकिन कोई पर्चा नहीं काटते हैं, एफआईआर नहीं काटते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एफआईआर काट दिया और आपकी गिरफ्तारी दिखा दी, विद इन 24 आवर दे हैव टू प्रेजेंट यू इन फ्रंट ऑफ ए मजिस्ट्रेट, अन्यथा वो आपको छोड़ना पड़ेगा। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं है जो वर्दी वाले लोग कहते हैं ना, बिल्कुल खुले तौर पे सीना चौड़ा करके, कॉलर खड़ा करके कि अरे चुप रहो, तुमको तो जेल में उठा के डाल दूंगा। उनका ये अधिकार नहीं है। वो सिर्फ 24 घंटे के लिए आपको जेल में डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद उनकी या तो वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे आपको, या आपको खुला छोड़ देंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं। अगर पब्लिक हॉलीडे है तो मजिस्ट्रेट के घर पे जाके उनको करना पड़ेगा, अन्यथा आपको छोड़ना पड़ेगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20। वही कहते हैं अधिकार आप जब जानोगे तभी आप अपने अधिकारों की पूर्ति कर सकते हो, उनकी डिमांड रख सकते हो, मांग रख सकते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 21 बहुत ही जरूरी आर्टिकल है। आप ये समझ लो, आर्टिकल 21 को सरकार ने बहुत ही एक्सप्लेन किया है, बहुत ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। किस तरीके से किया गया है मैं आपको थोड़ी जानकारी उसके संबंध में दे दूंगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी कि राइट टू लाइफ, आपके पास जीवन जीने का अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि आपके जीवन जीने के अधिकार को मैं समाप्त करती हूं या करता हूं, क्योंकि आपका जीवन जीने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। और इसको जो है केशव नंद भारती के केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर भी बताया गया है। क्या मतलब होता है मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इस चीज को, आर्टिकल 21 को सरकार जो है इमरजेंसी के टाइम पे भी हटा नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जो है अटैक कर दे तो और ये होने वाला हो कि यार दिल्ली के ऊपर वो न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, ठीक है, तो सरकार क्या करे, छोड़ो यार दिल्ली हम खुद ही साफ कर देते हैं, लाओ एक अपना ही बम गिरा देते हैं। ये नहीं कर सकती है सरकार।
किसी भी हालत में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी कंडीशन में सरकार ये नहीं कह सकती है कि आपके जीवन जीने के अधिकार को हम कानून या गैर कानूनी तो रह ही नहीं सकता, कानूनी तरीके से वापस ले सकते हैं, क्योंकि हर वो कानून जो आपके जीवन जीने के अधिकार को बाधित करता है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा इस एक्ट की वजह, इस सेक्शन आर्टिकल की वजह से। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। कैसे एक्सप्लेन किया है? आपका जीवन जीने के अधिकार को बहुत ही लिबरली इंटरप्रेट किया गया, जैसे कि आपको सोने का भी अधिकार है। सरकार आपको ऐसा नहीं कर सकती है कि आप 48 घंटे तक जागते रहो। भाई जीवन जीना है तो फिर सोना तो जरूरी चीज है, जैसे कि सांस लेना जरूरी है। सांस लेने के अधिकार के ऊपर भी ये चीज रहा है कि अगर आप सांस लेंगे और बगल में सरकार ने एक फैक्ट्री लगा दी जो धुआं निकाल रही है, तो आप सांस कैसे लेंगे? तो आपके जीवन जीने का अधिकार बाधित हो जाएगा। तो प्योर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट का भी कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई है। अनुच्छेद 21 कि आपके जो दिल्ली में एक समय पे बहुत ढेर सारी रिट दायर की गई और सारे जो ईंट और भट्टे के जो चल रहे थे उनको बैन कर दिया गया और उनको दिल्ली के जो है क्षेत्रफल से बाहर जाने का आदेश कर दिया गया, कि उसका जो बेस था सुप्रीम कोर्ट में, वो बेस यही था, जीवन जीने का अधिकार। क्योंकि जीवन जीने का अधिकार आपको अच्छे वातावरण का भी अधिकार देता है, क्योंकि आप अच्छा जीवन कैसे जी सकते हो? अगर आपका वातावरण अच्छा है तभी आप अच्छा जीवन जी सकते हो। वातावरण में बहुत ढेर सारा पॉल्यूशन है तो आप जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके लिए एक अच्छा साफ वातावरण का इस्तेमाल व्यवस्था करके दे। ऐसा नहीं है कि धूल मिट्टी गर्दा चल रही तो सरकार हाथ में हाथ रख के बैठ सकती है। आर्टिकल 21 उनको बाधित करता है कि आप जो है इस तरीके के व्यवस्था के ऊपर रोक लगाइए और आम आदमी को, जो नागरिक है, उसको एक अच्छा जीवन जीने का मौका, एक अवसर आप दीजिए। इसी के साथ एक जो है आर्टिकल 21A है। 21A क्या है? राइट टू एजुकेशन, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। जो जीवन आप कैसे जी सकते हैं? बिना पढ़ाई के जी सकते हैं। आप अच्छा जीवन जीने का अधिकार आपको शिक्षा के साथ आता है। इसीलिए 21A में जो है शिक्षा के अधिकार को जीवन जीने के अधिकार के साथ जोड़ के रखा गया हुआ है। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा। इसमें जो है और चीजें भी बताई गई हैं कि गिरफ्तारी आपकी कब कब हो सकती है, कब कब नहीं हो सकती है। जैसे कि प्रिवेंटिव, इसमें एक और है काला अध्याय जिसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, PD। प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आपका किया जा सकता है कि अगर सरकार को ऐसा लगता है कि आप जो है समाज के लिए खतरा है, वहाँ के व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, तो आपने कोई नियम ना भी तोड़ा हो, फिर भी हो सकता है आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये कहते हैं इसको नहीं डालना चाहिए था, लेकिन जो है डाल दिया गया था, तो इसमें कुछ और किया नहीं जा सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, RE। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं जो शोषण के खिलाफ के अधिकार हैं? आपके आर्टिकल 23, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगी हुई है, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है? मानव को वस्तु के समान ट्रीट किया जाए और उसको वस्तु की तरीके खरीदा बेचा जाए, जिसमें देह व्यापार भी शामिल हो जाता है। अगर कोई सेक्स ट्रैफिकिंग कर रहा है या जो है देह व्यापार का काम कर रहा है या कोई जबरन उसे करवा रहा है, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी के उसमें आएगा। या क्या कहते हैं कि कुछ जो लोग जो है कुछ लोग को पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं दुबई, सऊदी, जबरदस्ती काम करवाने लगते हैं, ठीक है, तो वो जबरन श्रम और मानव तस्करी के उसमें आ जाएगा। और क्या है जबरन श्रम? क्या है? जैसे आज़ादी से पहले क्या था, जैसे मान लीजिए जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो छोटे जात के लोगों को अपने यहाँ जबरदस्ती उनसे जो है मजदूरी करवाते थे। कहते थे कि भाई तुम तो छोटी जात के हो तो तुमको तो हमारे घर की झाड़ू लगानी पड़ेगी, कूड़ा उठाना पड़ेगा और हमारे घर में मजदूरी करनी पड़ेगी। लेकिन इस तरीके की चीज़ों के ऊपर अनुच्छेद 23 ने आज़ादी के बाद रोक लगा दी। यानी कि आप ये समझिए बहुत ही मॉडर्न टाइप का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है? कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पे रोक। अगर आपके जो उम्र 14 साल से कम है तो आप जो है किसी भी कारखाने, फैक्ट्री में या कोई लेबर काम, बच्चों से लेबर काम नहीं करा सकते हैं। ये एक कानूनन अपराध है। लेकिन बहुत आम तौर के ऊपर आप जाइएगा, देखिएगा तो होटलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आपको जो है गिलास धोते हुए, प्लेट साफ करते हुए, वो कहते हैं ना, ए छोटू दो चाय ला, ठीक है। तो ये पिक्चरों में भी बहुत कॉमन आप देख लीजिएगा कि ये चीज़ दिखाया जाता है। इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता है। ये बहुत दुखद है, बहुत ज़्यादा दुखद है। कहते हैं ना, ए छोटू जा 2 चाय लेके आ। बहुत ढेर सारे पिक्चरों में आपको ये सीन देखने को मिल जाएगा कि छोटा सा लड़का है 2 कप चाय
ला के रख दिया। जैसे मिर्जापुर सीरीज है, उसमें जो है गुड्डू भैया है, कहते हैं चाय लेके आ, तो छोटा सा लड़का चाय लेके आता है। भाई मूवीज में भी दिखाया जाता है, ऑडेसिटी है, लेकिन क्या ये चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, कानून तो उसको बाधित करता ही है, कानून के हिसाब से उसके ऊपर रोक लगी हुई है, लेकिन क्या बात है कि कानून को अनुपालन नहीं हो रहा है। क्या प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर आप उस बच्चे को ले जाएंगे स्कूल में भर्ती कर देंगे, तो उसके माँ बाप कहेंगे भाई हम तो गरीब हैं और ये बच्चा जो है 100-200 रुपए रोज ले आता था, तो हमारे घर का पालन पोषण कर रहा था, तो हम कैसे जिएंगे। तो लोग इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो एक समझिए गरीबी ना, गरीबी एक पूरा साइकिल है, गरीबी एक इकोसिस्टम लेके आता है शोषण का। पूरा जो शोषण है ना, उसका एक इकोसिस्टम है, जिसके केंद्र में अगर गरीबी है ना, तो आपको समाज के हर क्षेत्र से आपका शोषण होना संभव है। और उसमें कुछ मतलब करना तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन लोग करने के लिए इच्छुक नहीं होते। एनीवे, हमारा काम है कि हम आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाते चले, कई बार भावनाओं में बह जाते हैं थोड़ा। अनुच्छेद 25, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्र अभ्यास और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। क्या आर्टिकल 25 जैसे कि क्या कहते हैं ना, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तो उसका जो गारंटी है, जो उसका बेस है, जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है, वो है अनुच्छेद 25। कोई कहे कि तुम झूठ बोल रहे हो, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, तो आप उसको कह सकते हैं भैया जाओ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है कि कौन सा राष्ट्र है, XYZ राष्ट्र नहीं है। ये जो कहते हैं ना आजकल टीवी के ऊपर देखते हुए मिल जाएंगे आप कि हमारा राष्ट्र एक XYZ राष्ट्र हो गया है, ठीक है। आजकल बहुत ढेर सारे ऐसे वीडियो चलते रहते हैं और आंख चमकती है और बिजली खड़कती है उसमें से ना, देखने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो गैर कानूनी काम है और गैर संवैधानिक वीडियोस हैं वो सारे। लेकिन क्या है, सरकार की तरफ से या कहीं ना कहीं से कोई छूट मिली हुई है, तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहना उचित भी नहीं होगा। बहरहाल जो बोलने वाले हैं वो पढ़ ले पहले भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25, वो कहता है कि हमारा जो अंतरात्मा है और धर्म की स्वतंत्रता का जो है अनुमति संविधान देता है। धर्म की उसका अनुमति का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का, कि आप जो सा चाहें वो सा आप बिलीफ, वो सा आप धर्म अपना सकते हैं, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। अगर आप मान लीजिए एक हिंदू समाज के हैं या मुसलमान समाज के हैं, क्रिश्चियन समाज के हैं या XYZ समाज के हैं, और कोई आता है और डंडा उठा के कहता है कि बेटा ऐसा है कि तुम अपने धर्म को X से Y पे बन जाओ, नहीं तो तुमको बहुत मारेंगे, तो आप सीधे पुलिस के पास जाइए और कहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो अनुच्छेद 25 है, उसका हनन हो रहा है, उसमें हमको जो है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, लेकिन हमको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, तो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। लेकिन क्या ये वो टेक्स्ट बुक वाली बात हो जाती है, लेकिन सच्चाई तो यही है, प्रक्रिया तो यही है, फॉलो ग्राउंड पे किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा, वो तो आप और हम दोनों जान रहे हैं। लेकिन असली प्रक्रिया तो यही है कि संविधान ये कहता है कि आप किसी भी धर्म जाति के हैं, आप कर सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन आप अपने धर्म को किसी और के ऊपर जबरन थोप नहीं सकते, क्योंकि उसका सामने वाले का जो धर्म है, प्रचार प्रसार कीजिए, प्रचार प्रसार में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रचार प्रसार करना और प्रचार प्रसार से एक कदम आगे बढ़ के किसी को डराना, धमकाना और जबरन उससे धर्म परिवर्तन के काम करवाना, ये गैर कानूनी संविधान के अनुसार है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रति प्रबंधन की स्वतंत्रता। जो धार्मिक मामले हैं उनके प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता मिलती है, यानी कि आपके जो मंदिर मस्जिद हैं उसको आप अपने अनुसार चला सकते हैं। सरकार ये नहीं कह सकती है कि भाई मंदिर में जो मूर्ति है उसका कलर नीला होना चाहिए, पीला नहीं होना चाहिए या लाल नहीं होना चाहिए। धार्मिक मामले की स्वतंत्रता हमको मिलती है। भाई ये नहीं कह सकते कि श्री राम जी की जो कपड़ा है उनको सूट क्यों नहीं पहनाया गया है, उनको भारतीय वस्त्र क्यों पहनाए गए हैं, अब तो मॉडर्न भारत का जमाना है। तो ये सब फालतू की बात सरकार नहीं कह सकती है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। दूसरा, प्रबंधन का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई मंदिर है उसको चला किस तरीके से उसकी व्यवस्था देखी जा रही है, जो गुरुद्वारा है उसमें तमाम पैसा चंदा आता है, लंगर चल रहा है, तो उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है उनके प्रबंधन कमेटी को मिली है संविधान के प्रति की तरफ से। सरकार उसमें ये नहीं कह सकती कि भैया हमारा डीएम है वो मंदिर भी तुम्हारे चलाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। मंदिर एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है या मस्जिद एक जो है स्वतंत्र व्यवस्था है, उसको सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उसमें पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे आज के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ चल रहा है और मीडिया एक तरफ चल रही है।
सबसे बड़े टेररिस्ट इस टाइम पे मीडिया वाले। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता। आप जो है सरकार क्या है, जैसे आप याद कीजिए औरंगजेब के टाइम के ऊपर जिजिया लगता था। जिजिया का मतलब क्या है, जिजिया एक कर था जिसमें जो है जो मुसलमान बादशाह है वो हिंदू लोगों को कहता था कि आप हमारे राज में सुरक्षित रहने के लिए आप हमको कर दीजिए। बताइए कितनी गलत बात है। प्रजा को बांट दिया हिंदू मुसलमान के बेस के ऊपर, और मुसलमान को कोई कर नहीं देना पड़ता है, लेकिन हिंदू होने के लिए आपको एक कर देना पड़ता था जिसका नाम था जिजिया। ठीक है, तो इस तरीके की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कहा गया भाई सभी नागरिक हों, सभी समान है, किसी भी धर्म जाति समुदाय के हों, ले और कोई भी कर जो है किसी भी धर्म या जाति विशेष के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि वो किसी विशेष जाति या धर्म या समुदाय से ताल्लुक रखता है। ठीक है, तो और कोई भी ऐसा नहीं कि प्रचार प्रसार उसके लिए धर्म के नाम पे पैसा आप इकट्ठा कर लीजिए जबरन और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, इस चीज को नहीं किया जा सकता, संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक, पूजा के भाषा लेने की स्वतंत्रता। ये जो बेस है ये माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज जो होते हैं जैसे कि एएमयू है वो माइनॉरिटी कॉलेज में आता है। वो थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया। ये आप अपने आसपास भी देखते होंगे, कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो माइनॉरिटी मैनेजमेंट के अंडर में चल रहे हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी मैनेजमेंट में ये है कि सरकार ने कहा कि भैया चलो तुम लोग माइनॉरिटी हो तो तुम लोग अपना स्कूल कॉलेज भी चला लो, तुम लोग को स्वतंत्रता देते हैं और हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वो माइनॉरिटी कॉलेज के नाम पे क्या क्या चल रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। संस्कृति और शिक्षा, शैक्षिक अधिकार, क्या क्या अधिकार है अनुच्छेद 19 में है। अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा, सरकार की जिम्मेदारी है कि जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज बहुत से हैं, मुसलमान भी माइनॉरिटीज है, कभी कहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं, हिंदू भी पंजाब में और कश्मीर में माइनॉरिटी हैं। तो इस तरीके से जो माइनॉरिटीज हैं वो उनके हितों की सुरक्षा करना सरकार की जरूरी है, उनकी जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। अल्पसंख्यक जो हैं उनके पास अपनी समुदाय से संबंधित स्कूल कॉलेज खोलने की आज़ादी है और उसमें उनको जो है तमाम अधिकार संविधान की तरफ से दिए गए हैं। आर्टिकल 31A है, क्या है 31A जो है, 31A, 31B, 31C के पीछे बहुत एक लंबी कहानी है, मैं थोड़ा सा डिटेल में टाइम लेके आपको समझाऊंगा। संपदा आदि के लिए अधिग्रहण का प्रावधान करने की कानून की बचत। एक्चुअली क्या है, आर्टिकल 31 हुआ करता था एक, जो अब संविधान का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल 31 में क्या है, आपके पास संपत्ति का अधिकार भी था, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये था कि आपके पास जो है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। ठीक है, फंडामेंटल राइट के अंडर में ये चीज़ हुआ करता था। जैसे ही आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद जो है सरकार ने कहा कि बहुत ढेर सारे देश में जो है भूमिहीन किसान घूम रहे हैं और जमींदार ऐसे हैं जो बहुत ढेर सारी ज़मीनों को अपने नाम पे किए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं, जमींदारों की ज़मीन को लेकर उनको टुकड़े टुकड़े करके भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाता है। अच्छी चीज़ है, समझ में आने वाली चीज़ है। भाई एक आदमी 200 बीघा लेके बैठा है और जो है 200 गाँव में 200 घरों में 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, तो ऐसा यही सही है ना कि उसके पास आप 5 बीघा 7 बीघा छोड़ दीजिए। लैंड सीलिंग एक्ट, तो एक लैंड सीलिंग एक्ट आया लैंड सीलिंग में कि आपके पास अगर इससे ज़्यादा की लैंड है, इससे ज़्यादा अमाउंट की लैंड है या इससे ज़्यादा क्षेत्रफल की लैंड है तो उसको सील कर दिया जाएगा। इसी तरीके से उस टाइम पे विनोबा भावे जी ने एक वो चलाया था जिसका नाम था भूदान मूवमेंट। आप पढ़िएगा, लैंड रिफॉर्म की जब हिस्ट्री पढ़िएगा भारत के, तो आपको भूदान मूवमेंट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के बेस के ऊपर जो जमींदार लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा भैया ऐसा है, देखो सभी के पास संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार है तो संपत्ति हम चाहे जितनी भी रखें, आपसे क्या मतलब। हमारे पास 500 बीघा है, आपको जो है गरीब लोगों को जो है भूमि लेनी है तो आप अपने पास से दो, अपने खजाने से इनको अमीर करो, हमारे खजाने को क्यों लूट के इनको अमीर कर रहे हो। ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। ठीक है, तो इस आर्टिकल को आने वाले समय में, जो पूरी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आने वाले समय में इस आर्टिकल को हटा दिया गया था, काट दिया गया था और अनुच्छेद 21B को जोड़ा गया था फर्स्ट जो है उससे क्या कहते हैं, नहीं 31C को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। पहला संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 21C को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31C में क्या था कि सरकार ने कहा देखो ऐसा है
तुम लोग जो है बहुत सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, हमारे मामले को चुनौती दे रहे हो, तो हम एक अनुच्छेद जोड़ देंगे संविधान में 31C, और उसमें जो भी कानून हम उठा के डाल देंगे तो उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को 31C हनन कर देता है, यानी कि रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को हनन कर देता है, जो कि 1973 के बाद इसको जो है इसकी कोई मतलब नहीं रह गया था। जो केशवानंद भारती केस था जिसमें जुडिशियल रिव्यू के अधिकार को एक बेसिक स्ट्रक्चर मान लिया गया था, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया था। और आईसी कोहेलियो केस के बाद से इसके सारे कानूनों को रिव्यू किया जा सकता था 1983 के बाद से। वैसे तो 73 इसकी डेट है, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन से जुड़े हुए कानून के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। 31A, 31B, 31C। 31C जो है वो 9th शेड्यूल को आपके संविधान में जोड़ता है। 31C जो भी इसने कहा कि कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानून की बचत, तो बचत कैसे होगी? बचत ऐसे होगी कि एक शेड्यूल जोड़ दिया गया संविधान में, शेड्यूल 9, और शेड्यूल 9 में जो भी कानून डाल दिए गए उनकी बचत कौन करेगा? 31C करेगा। ये कहानी थी इसके बीच की। मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो बहुत ज़्यादा अगर ना समझ में आया हो तो परेशान होने की चीज़ नहीं है। आप कहिएगा तो फिर से मैं समझा दूंगा बाद में। अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लागू करने का उपाय। देखिए, बाबा अम्बेडकर ने ये कहा कि आर्टिकल 32 जो है वो पूरे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट और समझिए की स्टोन, जैसे कि ताज पहनने के ऊपर जो मणि होती है ना, उसका काम करता है ये अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 का क्या काम है? मान लीजिए ऊपर के जितने ढेर सारे अधिकार आपको दिए गए हैं उसका हनन होता है, तो हनन के बाद आप करेंगे क्या? तो अगर किसी बीमारी कोई अधिकार दिया गया लेकिन अधिकार के हनन का उपचार नहीं दिया गया, तो वो अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अधिकार आपको दिए गए कि भाई आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको कोई बोलने नहीं दे रहा है, तो आप करोगे क्या? तो अगर आपका उपचार नहीं दिया गया तो उस अधिकार का कोई मतलब नहीं। तो आर्टिकल 32 जो है ना वो उपचार देता है। कैसा उपचार देता है? 5 तरीके का उपचार देता है आपको। हाबिस कार्पुस, मैंडेमस, सर्टोरी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। 5 तरीके की रिट के माध्यम से, ये रिटों का जो आप कहते हैं ना कि रिट दाखिल कर दिया है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट वाले का अधिकार आर्टिकल 32 से आता है। आर्टिकल 32 के माध्यम से अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कहते हैं भैया देखो आर्टिकल 14 का हनन हो गया, हमको बराबरी का मौका नहीं मिला, या ठीक है, या हमको अपने धर्म का मानने का अवसर नहीं मिला, या हमारे साथ अनटचेबिलिटी की गई है, हमको अछूत माना गया है, या हमको जबरदस्ती टाइटल लिया जा रहा है, इस तरीके के कोई भी मामला हो तो आप इन 5 रिट के माध्यम से जो है सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने के संशोधन करने का संसद की शक्ति। जो आर्टिकल 32 है और इससे जुड़े हुए जो भी संशोधन है फंडामेंटल राइट से, वो विधायक लोग नहीं कर सकते, विधायिका में नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ संसद के पास अधिकार है फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए चीजों को अमेंड करने का या चेंज करने का। बाकी कोई जो है देश के जो न्यायपालिकाएं हैं जो राज्यों में स्थित है उनके पास अधिकार नहीं है। आर्टिकल 34 क्या है? किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध। मार्शल लॉ ये कहता है कि मान लो कोई विदेशी शक्ति है या कुछ ऐसा है जो अटैक हो जाता है या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मार्शल लॉ लगाना पड़े, तो जब मार्शल लॉ लगाया जाएगा, मार्शल लॉ यानी कि कोई बहुत, मान लो कि कोई विदेशी ताकत ने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया, तो भाई उस टाइम पे नियम कानून व्यवस्था को तो उतना देखा नहीं जा सकता है तरीके से कि उस टाइम पे भी सबको बराबरी का अधिकार ये वो नहीं किया जा सकता है, तो उस टाइम पे मार्शल लॉ लागू हो जाता है। इस भाग में प्रावधानों में प्रभावी बनाने के लिए कानून। तो मार्शल लॉ 35 और 34-35 दोनों एक दूसरे से संबंधित है। 35वां भी ये कहता है कि ये जो संबंधित फंडामेंटल राइट है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो शक्ति है वो सिर्फ संसद के पास है, राज्य की न्यायपालिकाओं के पास नहीं है। ये था हमारा सिटीजनशिप का और फंडामेंटल राइट का डिटेल में डिस्कशन। अगले वीडियो में मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और
फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपको इस सेक्शन से कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा जो आप हल नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मेरे को कमेंट में पूछे, कोई चीज ना समझ में आया हो, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट विथ प्रॉपर डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो हम लोग लाते रहें। थैंक यू सो मच।